साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए 50 प्रश्नों की सीरीज को लेकर के। साथियों 50 प्रश्नों की सीरीज का आज ये पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले 4 पार्ट में हमने हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में पढ़ाई की है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात करेंगे, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के आपको मिक्स प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्न आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा हेतु रामबाण साबित होने वाले हैं। यदि आप वर्ग 2 का सपना देख रहे हैं तो इन प्रश्नों को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को जो है हमको सभी को स्पीड से कंप्लीट करना है। 50 प्रश्न हैं। हम प्रश्न पढ़ेंगे और सीधे उत्तर बताएंगे ताकि हमारे 50 प्रश्न अति शीघ्र जल्दी से कंप्लीट हो जाए। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो हमारा प्रश्न है, हमारे प्रश्न का राइट उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही कहा है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी, वस्तुपरक, तथ्यपरक या सत्यवादी? हमारा जो प्रश्न है इसका राइट उत्तर है कि भारतीय हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका जो दृष्टिकोण रहा है वह रहा है आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी। जो हमारा साहित्य लिखा गया है वह आदर्श और अध्यात्म को केंद्र में रख के लिखा गया है, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हमको बताना है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? हमारे इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ लिखा है। इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? हमें बताना है मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है। ऑप्शन है निराला को, दिनकर को, विद्यापति को या इनमें से कोई नहीं। साथियों जो विद्यापति है इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। पदावली जो इनकी रचना है वह मैथिल भाषा में लिखी गई है, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? पदावली, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता या ये सभी? साथियों तीनों की तीन रचना जो है विद्यापति की है, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ढोला मारू रा दूहा किस कवि की रचना है? हमें बताना है ढोला मारू रा दूहा किस कवि की रचना है। ऑप्शन है जोइंदू, राम सिंह, स्वयंभू या कुशल लाभ? इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ढोला मारू रा दूहा जो रचना है यह है कुशल लाभ की। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध कथन बताना है। पदावली की रचना विद्यापति ने की। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, कवि शेखर विद्यापति की उपाधियां थीं। विद्यापति 16वीं सदी के कवि थे। विद्यापति के मित्र राजा शिव सिंह थे। अब हमको इनमें से बताना है कौन सा जो है ऑप्शन गलत है। साथ ही हमको पता है कि विद्यापति जो थे वह आदिकाल के कवि थे और आदिकाल का समय जो था वह 16वीं सदी के पहले है, तो इसलिए जो विद्यापति हैं वह 16वीं सदी के कवि नहीं है, इसके पहले के हैं। इसलिए जो ये वाला सेंटेंस है यह गलत है और हमको बताना है कि अशुद्ध कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा। बाकी पदावली विद्यापति की रचना है, ये बात सही है। इनको अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल और कवि शेखर विद्यापति की उपाधियाँ हैं, तो इनको इस नाम से जाना जाता है। और विद्यापति के मित्र जो है वह राजा शिव सिंह भी है। इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को सर्वप्रथम वीरगाथा काल कहा है। हमें बताना है आदिकाल को सर्वप्रथम वीरगाथा काल किसने कहा है। तो जो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है वह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साथियों हम एक पूरा वीडियो लेकर के आएंगे आदिकाल के नामकरण को लेकर के, जिसमें अलग अलग राइटर ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे
आदिकाल को जो आदिकाल नाम दिया वह दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को जो वीरगाथा काल कहा वह कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऐसे ही और भी राइटर हैं, किसी ने बीज वपन काल कहा, किसी ने कुछ और नाम दिया, तो उसके लिए हम एक विस्तार से वीडियो लाएंगे। यदि आप ऐसे वीडियो रेगुलर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी हम अपनी प्रश्न सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? हमें बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है यह कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन है 1930, 1925, 1926 या 1929। ऑप्शन नंबर डी 1929 जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है प्रकाशित हुआ था सन 1929 में। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आदिकाल का कवि नहीं है? बिहारी, विद्यापति, अमीर खुसरो या चंद्रबरदाई? जो बिहारी है यह रीति काल के कवि है, आदिकाल के कवि नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहारी। बाकी विद्यापति, अमीर खुसरो और चंद्रबरदाई ये तीनों के तीन कवि जो हैं यह आदिकाल के कवि हैं। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल की जो तीन शाखाएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तो जो बिहारी है वह रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जो है इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? जगनेक, नरपतिनाल, चंद्रबरदाई या इनमें से कोई नहीं? साथियों, हमारे इस प्रश्न का राइट उत्तर है जो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है वह है चंद्रबरदाई। हमको बताना है पृथ्वीराज रासो की जो रचयिता है वह चंद्रबरदाई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? हमें बताना है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। साथियों, पृथ्वीराज रासो की जो रचयिता है वह है चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, परमाल रासो को लोक में किस नाम से जाना जाता है? साथियों, जो परमाल रासो है, परमाल रासो को एक और अन्य नाम से जाना जाता है और वह नाम है आला। परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको यहाँ पर कीर्तिकार का नाम दिख जाएगा, एक तरफ आपको यहाँ पर कीर्ति दिख जाएगी। इसके ऑप्शन हम लेकर के नहीं आए हैं, हम डायरेक्ट आपको इसको मिलान करके बता देते हैं। सबसे पहले हमको मिला लेना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को हम मिला देंगे चंद्रबरदाई से। पदावली जो है वह विद्यापति की रचना है और अमीर खुसरो ने लिखी हैं अमीर खुसरो की पहेलियाँ। बीसल देव रासो नरपति नाल का है, तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। 3, 4, 2, 1 हमारा राइट उत्तर होगा। इसलिए इस प्रश्न का कोई ऑप्शन हम लेके नहीं आए थे, आप डायरेक्ट उत्तर मान लें 3, 4, 2, 1। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कवियों को आरोही काल के क्रम में लिखिए। हमें इन कवियों को आरोही काल के क्रम में लिखना है। ऑप्शन है प्रसाद पंत निराला महादेवी, प्रसाद निराला महादेवी पंत, पंत निराला महादेवी प्रसाद, प्रसाद निराला पंत महादेवी। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद निराला महादेवी पंत। इस क्रम में इन कवियों का जो जन्म क्रम के हिसाब से हमने जो है इनको क्रम में जमाया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को काल क्रम के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हमको बताना है कि इनके प्रकाशन के क्रम से इनका कालक्रम जमाना है। ऑप्शन है ए तुलसीदास वीणा कामायनी यामा, बी ऑप्शन है कामायनी तुलसीदास वीणा यामा, तीसरा ऑप्शन है यामा कामायनी तुलसीदास वीणा और चौथा ऑप्शन है वीणा कामायनी तुलसीदास यामा। हमारा जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कामायनी तुलसीदास वीणा और यामा। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से छायावादी महाकाव्य कौन सा है? हमें बताना है छायावादी महाकाव्य कौन सा है। साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी या पृथ्वीराज रासो। तो जो हमारा प्रश्न है इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छायावादी महाकाव्य है कामायनी। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, साकेत के रचयिता का नाम बताइए। जो साकेत है हमें साकेत की रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन है प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, हरिऔध या निराला। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है, मैथिलीशरण गुप्त की रचना है साकेत। हमारा अगला प्रश्न है,
कौन सी रचना आदिकाल की है? हमें बताना है कौन सी रचना आदिकाल की है। पल्लव, असाध्य वीणा, प्रेम वाटिका या परमाल रासो। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट उत्तर है, जो है परमाल रासो आदिकाल की रचना है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, इनमें से रीति मुक्त कवि कौन है? घनानंद, बोदा, बिहारी या ठाकुर। तो जो सबके सब रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल की 3 शाखाएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जो रीति मुक्त कवि माने जाते हैं वह माने जाते हैं घनानंद। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। रीति मुक्त कवियों में जो आते हैं वह घनानंद आते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सा कवि जो है अष्टछाप का नहीं है। तुलसीदास, कुंभनदास, सूरदास या यहाँ पर साथियों नंददास लिखा है, नंददास। जो ऑप्शन नंबर ए है, तुलसीदास अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। तुलसीदास तो जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं। बाकी कुंभनदास, सूरदास और नंददास ये सब कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और ये अष्टछाप के कवियों में आते हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, राम कथा पर आधारित केशव के महाकाव्य का नाम बताइए। हमें बताना है राम कथा पर आधारित केशव का कौन सा महाकाव्य है या कौन सा काव्य संग्रह है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्रिका, यही जो है राम कथा पर आधारित केशव दास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर होगा। राम कथा पर आधारित केशव का जो महाकाव्य है वह है रामचंद्रिका। हमारा अगला प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। हमें बताना है जो केशवदास हैं उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा किसने है? ऑप्शन है जगन्नाथ तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, विजयपाल सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। हमारा जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह ने ही केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचयिता कौन है? प्रसाद या पंत, दिनकर या निराला। तो जो उर्वशी है उर्वशी के रचयिता है ऑप्शन नंबर सी, दिनकर। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी के रचयिता दिनकर हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? हमें बताना है रामचरितमानस में कितने कांड हैं। साथियों तो रामचरितमानस में जो कांड हैं वह 7 कांड हैं। आपको 7 कांड के नाम भी याद होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा बाल कांड। बाल कांड के बाद आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड के बाद आता है आपका किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद आता है आपका लंका कांड और लंका कांड के बाद आता है उत्तरकांड। इस तरीके से जो है हमारे 7 कांड हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस आधारित है कृष्ण कथा पर, राम कथा पर, शिव की कथा पर या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सरल प्रश्न है साथियों, ऐसे ही प्रश्न हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो रामचरितमानस जो आधारित है वह राम कथा पर आधारित है। तुलसीदास की रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसी किस काल के कवि हैं? हमें बताना है तुलसीदास किस काल के कवि हैं। आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल। जो ऑप्शन नंबर डी है यह हमारा राइट उत्तर है। तुलसीदास जो है वह भक्ति काल के कवि हैं, इसलिए हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा काल हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? साथियों ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। जो ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। और आप अच्छे से याद कर लें, भक्ति काल को जो स्वर्ण काल कहा है वह कहा है जॉर्ज गियर्सन ने। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से रीति ग्रंथ नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा रीति ग्रंथ नहीं है। भाषा भूषण, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या सतसई। साथियों जो सतसई है यह रीति ग्रंथ नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों ग्रंथ रीति ग्रंथ हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से रीति सिद्ध कवि हैं केशव, देव, घनानंद या बिहारी। तो जो बिहारी है वह रीति सिद्ध कवि हैं। रीति काल की 3 शाखाएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध में आते हैं केशव और रीति मुक्त में आते हैं घनानंद, रीति सिद्ध में आते हैं बिहारी। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है,
भारतेंदु जी की रचना है। हमें बताना है भारतेंदु जी की रचना कौन सी है। ऑप्शन है प्रेम लहरी, प्रेम बारिश, प्रेम सरोवर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। भारतेंदु जी की जो रचना है वह है प्रेम सरोवर। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। ऑप्शन है अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, अंधा युग या विशस्य विश्वमौसधम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। अंधा युग जो है भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। अंधा युग जो लिखा है यह लिखा है धर्मवीर भारती ने, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक प्रसाद का है। ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, चंद्रगुप्त या ये सभी। तो सभी के सभी नाटक जो है प्रसाद के हैं। प्रसाद का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद है और इनके जितने नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग युद्ध, राजश्री, ये सभी के सभी जो नाटक हैं जो है नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद के हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कौन सा काव्य ग्रंथ अज्ञेय का है। हमें बताना है इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ अज्ञेय का है। चिंता, इत्यल्म, युगदूत, ये सभी के सभी जो काव्य संग्रह हैं अज्ञेय के हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है और अज्ञेय ने जो पहला तार सप्तक निकाला था वह कौन से सन में निकाला था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से छायावादी कवि नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन से कवि जो है छायावाद के नहीं है। निराला, बच्चन, पंत और महादेवी वर्मा। साथियों हमको पता है वर्मा, पंत, निराला और प्रसाद छायावाद के स्तंभकार कवि हैं, लेकिन जो हरिवंश राय बच्चन है, बच्चन का फुल फॉर्म पूरा नाम है हरिवंश राय बच्चन, जो कि छायावाद के कवि नहीं है, बल्कि इन्होंने एक अलग ही विचारधारा चलाई थी जिसका नाम है हालावाद। इनकी रचना है मधुशाला, सबसे प्रमुख रचना है बच्चन जी की। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, युगधारा किस कवि की रचना है। हमें बताना है युगधारा किस कवि की रचना है। सुमन, नागार्जुन, धूमिल, निराला। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। युगधारा प्यासी पथराई आंखें, ये दोनों रचना जो है धूमिल की हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कौन सी रचना निराला की है। पल्लव, अनामिका, उर्वशी या कामायनी। साथियों तो जो निराला की रचना है वह है अनामिका। पल्लव जो रचना है यह पंत की है, उर्वशी दिनकर की है और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन है नीरजा, रश्मि, यामा या सांधगीत। सभी रचनाएं जो है महादेवी वर्मा की हैं, लेकिन इनकी जो रचना यामा है उस पर इनको जो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन से कवि को सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हमको बताना है कौन से कवि को सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन है अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, पंत या महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है। रामधारी सिंह दिनकर को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पद्म सम्मान नहीं मिला। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो सूर्यकांत जयशंकर प्रसाद हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। इनको पद्म सम्मान से नहीं नवाजा गया है, बाकी सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तीनों को पद्म सम्मान से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है। हमको बताना है कौन छायावादी कवि नहीं है। प्रसाद, पंत, दिनकर या निराला। तो हमने पढ़ा है वर्मा, पंत, निराला और प्रसाद छायावाद के कवि हैं। दिनकर को छायावाद का कवि नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से समकालीन गीतकार हैं। ऑप्शन है सोप ठाकुर, वीरेंद्र मिश्र, भवानी भाई या निराला। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। सोप ठाकुर जो है समकालीन गीतकार हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रचना महादेवी की नहीं है। महादेवी का मतलब महादेवी वर्मा की नहीं है। मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, क्या भूलूं क्या याद करूं। साथियों क्या भूलूं क्या याद करूं जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, बाकी मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं जो है
महादेवी वर्मा की रचना है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से आधुनिक काल के कवि हैं मतीराम, बिहारी, तुलसी। मतीराम और बिहारी रीतिकाल के हैं, तुलसीदास जो है भक्ति काल के हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, हमें बताना है कौन सा कवि प्रिय प्रवास का रचयिता है, हरिऔध, दिनकर, प्रसाद या निराला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की है, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण। ये तीनों की तीनों रचना जो है हरिवंश राय बच्चन की हैं। इसलिए हमारे प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है यह हमारा राइट उत्तर है। मधुबाला, मधुशाला और निशा निमंत्रण तीनों रचना जो है हरिवंश राय बच्चन की हैं। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का जनक भी कहा जाता है। मंदिर, मस्जिद, बैर कराती, मेल कराती, मधुशाला इन्हीं की पंक्तियां हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन है दिनकर, बच्चन, पंत, निराला। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उन्हीं की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा नामक कविता के रचयिता कौन है? हमें बताना है राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? निराला, मुक्तिबोध, धूमिल या दिनकर। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं वह राम की शक्ति पूजा के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक किसकी कृति है? हमें बताना है संसद से सड़क तक किसकी रचना है? निराला, मुक्तिबोध, धूमिल या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जो ऑप्शन नंबर सी है धूमिल। धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक। इसलिए हमारे प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और आज का हमारा अगला प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी कृति है? सुमन, त्रिलोचन, नागार्जुन या दिनकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है। त्रिलोचन शास्त्री की रचना है मैं उस जनपद का कवि हूँ। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। साथियों, इसी के साथ हमने 50 प्रश्न ये कंप्लीट किए और आज ये 50 प्रश्न हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के मिक्स प्रश्न हैं और ऐसे हम लगभग 200 से अधिक प्रश्न हल करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।